नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, आज अपने लीगल शो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हम आपको 498A के बारे में बताएंगे कि धारा 498A है क्या, इस धारा में क्या क्या आता है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर कोई झूठा इस धारा का इस्तेमाल करता है तो किस प्रकार से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और वकील साहब हमको बताएंगे, जो जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में, कि किस तरह से लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कंप्लेंट फाइल कैसे की जाती है, कौन कौन से अपराध इस धारा में आते हैं, और भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ कड़कड़डूमा कोर्ट से एडवोकेट मिस्टर पीयूष जैन जी हैं। स्वागत है सर। पीयूष जैन जी आपको बताएंगे, समझाएंगे कि किस प्रकार से धारा 498 का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई महिला परेशान हो रही है तो 498 में क्या क्या प्रावधान हैं, कौन कौन सी बातें इन लॉज को लेकर हैं, बहुत सारी बातें जो कि बहुत ज़रूरी हैं। करंट सिनेरियो क्या है, केस स्टडी के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा और बताया जाएगा आपको कि क्या आज प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में चल रहा है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जानिए क्या होती है धारा 498A, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कौन कौन से लोग इसमें अपराधी हो सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में यह अपराध घटित होता है। आईपीसी की धारा 498A कितनी मजबूत है महिलाओं के लिए, आज क्या हालात हैं धारा 498A पर, आरोपी की जमानत आखिर कैसे होती है, अगर महिला के आरोप सच निकलते हैं तो आरोपी को क्या सजा मिलती है, अगर महिला झूठी पाई जाती है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, अगर पति थाने में प्रोटेक्शन एप्लीकेशन लगाता है तो उसका क्या फायदा होता है। धारा 498A के बारे में आज हम आपको बताते हैं। अगर किसी महिला के साथ दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता है तो 498A के तहत वो कार्रवाई करवा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अनुसार जो कोई किसी स्त्री का पति या पति नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो आज हम आपको बताएंगे धारा 498 के बारे में, किस किस तरह के प्रावधान हैं, क्या सजा हो सकती है, और सजा अगर मिल जाए तो जमानत कब होती है, कौन कौन से लोग इसमें अपराधी होते हैं, तमाम तरह की महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको जाननी है सारी बातें तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने देखा कि सेक्शन 498 में काफ़ी कुछ निकल कर आता है और काफ़ी महिलाएं इसका इस्तेमाल भी करती हैं। 498 के बारे में जिक्र करेंगे। दर्शकों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी को हमसे साझा कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कॉल करें या फिर दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। आने वाले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे। सर, देखा जाए हमारे देश में देखा जाता है कि महिलाएं अपने हक के लिए आवाज़ को बुलंद करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आज आपसे धारा 498 के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। 498A। सबसे पहले दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि सेक्शन 498A आखिर है क्या। सेक्शन 498A आईपीसी, भारतीय दंड संहिता अगर उसको हिंदी में बोलें, और अंग्रेजी में इंडियन पिनल कोड। तो 498A एक ऐसा सेक्शन है कि जो महिला को प्रोटेक्शन देता है उसके अगेंस्ट होने वाली क्रूएल्टी से। काफ़ी लोग इसको दहेज से जोड़ते हैं, लेकिन ये सेक्शन खाली दहेज तक सीमित नहीं है। उसके अलावा फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल सारी क्रूएल्टी के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो सेक्शन 498A में मतलब कोई भी महिला अगर उसके साथ उसके ससुराल वाले जो है उसको परेशान कर रहे हैं, उसके हस्बैंड की मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर या जो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, वो उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा सकती है।
बीच में इसमें कई अमेंडमेंट भी आए हैं। उन अमेंडमेंट्स में ये है कि पहले तो ये था कि महिला जिसका भी नाम लिखवा दे पुलिस उसके खिलाफ वारंट जारी कर देती थी, लेकिन अब ये है कि कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स हैं 2000 में आए हैं, उसमें ये बोला गया कि भाई जिससे डोमेस्टिक रिलेशन है एलिगेशन उसी के खिलाफ सस्टेन करते हैं और उसी को जो है कोर्ट जो है में पुलिस आरोपी बना के पेश कर सकती है। बिल्कुल, आपने बताया कि 498A के बारे में कि पुलिस उसको आरोपी बनाकर पेश करती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि किस किस प्रकार के अपराध इसमें आते हैं। मैंने आपको बताया ना, क्रूएल्टी फ्रॉम फीमेल वाइफ, स्पेसिफिकली वाइफ है इसके अंदर, ना कि मतलब जो है 498 है मतलब कोई बहन अपने भाई के खिलाफ नहीं डाल सकती। एक पत्नी अपने पति के खिलाफ और पति के रिश्तेदारों के खिलाफ जो है 498 के प्रोविजंस का यूज कर सकती है। इसमें उसको शारीरिक प्रताड़ना, उससे मार पिटाई करना, लड़ाई झगड़ा, इस तरीका कुछ करना, आर्थिक प्रताड़ना, इकोनॉमिकल उसको जिसे कहते हैं कि उसको पैसे न देना घर के खर्च के लिए, उसको परेशान करना, फाइनेंशियली उसको तंग करना, मेंटल हरासमेंट। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, नई चीज़ जो है आजकल जो ज़्यादातर मैटर आ रहे हैं, पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं उनके जो एलिगेशंस हैं वो फिजिकल नहीं है, उनके जो एलिगेशन है वो इकोनॉमिकल नहीं है, उनके जो एलिगेशन है वो मेंटल हरासमेंट के हैं कि किस तरीके से उसका हस्बैंड जो है उसको मेंटली हरास कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको बेइज्जत करना लोगों के सामने, उसको डीमोटिवेट करना, डिग्रेड करना। तो ये सब भी जो है 498A में कवर होता है, ना कि सिर्फ दहेज मांगना। खाली पहले तो ये था कि खाली दहेज मांग ले, एक लोगों को गलत फहमी है कि अगर पति और उसके घर वाले दहेज मांग रहे हैं तो खाली वही मतलब कहते हैं 498 में कवर होगा। नहीं, अगर सास भी उसको मेंटली हरास कर रही है, रोज कह रही है तेरे बाप ने क्या करा, तेरी माँ ने क्या करा, कुछ देते नहीं है, वो तेरे को ढंग से उन्होंने तमीज नहीं दी, ये सब मेंटल हरासमेंट है, ये भी 498A में कवर होती है। बिल्कुल, आपने बताया कि मेंटल हरासमेंट भी यही 498A में आता है और ये काफ़ी देखा भी जाता है। सर, आप अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे केस इस प्रकार के देखते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रेजेंट सिनेरियो में किस प्रकार का एक्सपीरियंस आपका निकल कर आता है और प्रेजेंट सिनेरियो आखिर है क्या? एक्चुअली में अब जो लोअर क्लास की बजाय हायर क्लास में जो है इस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। वहाँ पर कई जगह तो ये देखने को मिल रहा है कि ईगो की प्रॉब्लम, लड़का भी वर्किंग है, लड़की भी वर्किंग है, उनके डिस्प्यूट्स हैं, अपने कुछ पर्सनल डिस्प्यूट्स हैं। अब क्योंकि लड़की के पास कुछ लिमिटेड वो है इस तरीके के केसेस में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, खाली 498A अकेला नहीं है, इसके साथ एक तरीके से पैकेज चलता है। पैकेज कैसे? जो लड़की 498A का केस अपने जो ससुराल वाले हैं, अपने हस्बैंड हैं, उनके खिलाफ डालती है, उसके अलावा एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी डालती है अंडर सेक्शन 12 के अंदर। कई लड़कियां जो वर्किंग नहीं होती हैं वो मेंटेनेंस का सेक्शन में 125 CRPC के अंदर भी मतलब मेंटेनेंस मांगती हैं अपने हस्बैंड से। और डिवोर्स तो सबसे लास्ट में है सेक्शन 13। तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारी लड़कियां जो है ईगो, सास ने कह दिया भाई तू ढंग से काम नहीं कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक जगह सास बैठी थी, नंदे बैठी थी और उसका हस्बैंड बैठा था, बहू का। बहू वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी घर के अंदर। ये लोअर क्लास एक वो है। उसके नियर में बहू की माँ का फ़ोन आता है। उसने कहा कि मैं फ़ोन पे बात करते करते बात भी कर लूँगी और काम भी कर लूँगी। उसने फ़ोन को जो है स्पीकर पे डाल दिया और काम करना शुरू कर दिया। माँ ने पूछा क्या कर रही है? उसने कहा झाड़ू लगा रही हूँ। तो उधर से माँ ने कहा क्यों, बाकी सारे ससुराल वाले मर गए क्या तेरे? अब बड़ी अजीब सी स्थिति है कि अब क्या है कि उसका जो रिपरकेशन हुआ, उसने तो फ़ोन काट दिया। अब जो है सब लोग जो है उस लड़की को कह रहे हैं कि तेरी माँ ऐसे बोल रही है, तेरी माँ वैसे बोल रही है। अब अल्टीमेटली झगड़ा होता है, बात पहुंचती है थाने में, कोर्ट में। वहाँ पे फिर क्या एलिगेशन लगते हैं? फिर वहाँ पे एलिगेशन ये आते हैं कि दहेज मांग रहे थे, दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, जबकि फैक्चुअल बात ये थी कि भाई लड़की को कुछ कहा ही नहीं गया। ये एग्जाम्पल है कि लड़की की तरफ से जो फेक केसेस डाले जा रहे हैं। फेक केस में ये हो गया लोअर क्लास का एग्जाम्पल। मैं आपको एक हायर क्लास का एग्जाम्पल देता हूँ। एक IAS ऑफिसर है, महाराष्ट्र कार्डर के, मेरे क्लाइंट है, नाम मैं नहीं रिवील कर सकता। उनकी वाइफ को एक दिन उनकी मदर इन लॉ ने डांट दिया कि वो मंदिर जो है साफ कर रही थी और उन्होंने उसको उठा के बेड पे रख दिया। अब उन्होंने इसके खिलाफ जो है
मतलब कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया कि मेरी मदर इन लॉ ने, मैं मंदिर साफ कर रही थी, मुझे डांट दिया। लड़की जो है, जो 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 महिला है, वो पीएचडी है साइकोलॉजी के अंदर। अब उसको ये लगता है कि भाई मेरे से कम पढ़ी लिखी सास ने मुझे अगर डांट दिया तो ये तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती है। तो वहाँ क्या रहा, ईगो। ये हो गया एग्जाम्पल मिसयूज का। अब मैं आपको बताता हूँ कि सच मायने में जिन लोगों के साथ, जिन महिलाओं के साथ सचमुच अत्याचार हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, वो तो बेचारी ज़्यादातर थाने और कचहरी तक आती ही नहीं है। बहुत सारे मामलों में तो पंचायत बैठती है और क्या कहते हैं, आपस में वो सेटल कर लेते हैं, कोर्ट में आते हैं खाली मैटर को डिस्पोज ऑफ कराने के लिए कि जी पति शराब पी के आ रहा है, शाम को बीवी को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, घर में खाने के लिए नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, गालियां बक रहा है। तो एक्चुअली में 498 के ए के अंदर जो है, ऐसी महिलाओं को प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या है कि हर कोई क्योंकि इस लॉ को जानता है, हर कोई इस लॉ को यूज़ कर रहा है, तो हो क्या रहा है, इसकी वजह से कोर्ट के अंदर इस तरह के केसों की भरमार लगी हुई है। मतलब इतना काम है फैमिली कोर्ट के अंदर, इतना काम है महिला कोर्ट के अंदर कि शाम तक कई बार तो ऐसा होता है कि जो लिस्ट है वो ही कंक्लूड नहीं हो पाती, एविडेंस नहीं हो पाते प्रॉपर, कि जो रूटीन में मिसलेनियस काम में इतना टाइम लग जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके अंदर चेक एंड बैलेंस की और ज़रूरत है, ताकि जो है कि प्रॉपर न्याय मिले और थोड़ा सा कोर्टों की जो संख्या है इस तरह के मामलों की सरकार को बढ़ानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगी तो न्याय कहते हैं ना, जस्टिस डिले नो जस्टिस। अगर मतलब इस तरीके के मुकदमों में 5-5 साल 10-10 साल लग जाएंगे और तो न्याय नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के केसेस करने का भी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सर कि अधिकतर थोड़ी सी बात पर ही तुरंत इस धारा का इस्तेमाल करती हैं, सेक्शन 498A का। और सर मैं आपसे केस स्टडी को लेकर जिक्र करना चाहता हूँ, आपके एक्सपीरियंस को लेकर। कई बार ये देखा जाता है कि महिलाएं गलत भी होती हैं और इस बात को लेकर आप लोग भी इससे काफ़ी सहमत हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस किस प्रकार के केसेस आप देखते हैं जो झूठ पाए जाते हैं, और अगर वो झूठ पाए जाते हैं तो क्या महिला पर कोई कार्रवाई हो सकती है? कानून में तो प्रावधान है झूठे केस डालने का, उनके खिलाफ कार्रवाई होने का। सेक्शन 82 सीआरपीसी में प्रोविज़न है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पे एक केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक हस्बैंड और वाइफ जो है कॉलेज टाइम से फ्रेंड थे, 10 साल वो रिलेशनशिप में रहे। जब उनकी शादी हुई तो विद इन 1 महीने में डिस्प्यूट हो गया। लड़की कभी भी अपनी ससुराल नहीं रही, सिर्फ 15 घंटे शादी के बाद ससुराल में रही। उसके बाद शादी के बाद लड़का बम्बई चला गया, लड़की जो है दिल्ली आ गई हनीमून वगैरह करके। जब लोग डिस्प्यूट बढ़ा तो लड़की ने पठानकोट, जहाँ की वो रहने वाली थी, वहाँ जाके लड़के के खिलाफ, लड़की की फैमिली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। दिल्ली में उसने उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 125 का सेक्शन 9 के केस दर्ज करा दिए। जब कोर्ट में केस आया तो केस के अंदर हमने जब ये बताया कोर्ट को और प्रूव करा कि लड़की कभी भी अपने ससुराल वालों के साथ रही नहीं, क्योंकि जो लड़का है, लड़के के जो फादर हैं वो एयरफोर्स में ऑफिसर थे, जो उसकी बहन थी वो पूना में जॉब कर रही थी उस टाइम में, कि वो एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, वो पूना में काम कर रही है, वहाँ अकेली बची सास। लड़का क्या कहते हैं बम्बई में है और खुद वो दिल्ली में रह रही है। तो इस तरीके से कोर्ट ने जो है ये पाया कि किसी का भी जो है डोमेस्टिक रिलेशन नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सारे केसेस में क्या है, डोमेस्टिक रिलेशन। जिस केस में डोमेस्टिक रिलेशन है, कोर्ट उसी को थोड़ा सीरियसली कंसीडर करती है और करना भी चाहिए। अभी लड़की कंप्लेंट लिखवाती है जी कि मेरी जो नंद है मेरे से डाउरी की डिमांड करती है। नंदगा रहती है अमेरिका में, नंदगा रहती है 500 किलोमीटर दूर बम्बई में, नंदगा रहती है जी चेन्नई में। तो वो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर से क्या आपके पास डाउरी मांगने आ रही है, आपको हरास करने आ रही है? नहीं। इससे कंप्लेंट को देखते ही पता चलता है कि जो लड़की है उसने खाली परेशान करने की नीयत से सब लोगों के नाम उस कंप्लेंट में अपनी लिखाए हैं। ऐसे केस जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो चार्ज पे आर्गूमेंट एक प्रोसीजर है कि पुलिस जो है किन किन लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश करती है। अव्वल तो ज़्यादातर मामलों में इस तरह के जो केसेस हैं, जो पुलिस है उन लोगों के खिलाफ कोई चार्ज नहीं फ्रेम करती। उसके बाद कोर्ट में चार्ज पे आर्गूमेंट होते हैं। अगर गलती से पुलिस किसी प्रेशर में या नासमझी में ऐसे केसेस में उन लोगों को भी चार्जशीट करती है तो चार्ज पे आर्गूमेंट होने के बाद ज़्यादातर केसों में, मेरे जो अपना ऑब्जर्वेशन है,
उनको डिस्चार्ज कर देती है। सिर्फ पति के खिलाफ जो है 498A का मुकदमा कोर्ट में चलता है, और कई मामलों में 498A के साथ 406 वो भी जोड़ा जाता है आईपीसी में। उसके बगैर बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं कि उसमें ये होता है कि जो पैसा शादी में लड़की के घर वालों ने दिया था, सामान दिया था, पति ने उसके ऊपर कब्जा जमा लिया। 406 अमानत में खयानत का मैटर है, तो 406 उसके साथ ज़्यादातर मतलब 498A/406/34 आईपीसी ज़्यादातर एफआईआर जो है इन 3 सेक्शन में दर्ज की जाती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया और समझाया केस स्टडी को लेकर किस किस प्रकार का निकल कर आपके पास एक्सपीरियंस आ रहा है, और आपने बताया कि बहुत से गलत केसेस भी होते हैं। जैसा आपने कहा कि अगर सिस्टर इन लॉ वहाँ पर अमेरिका रहती है या 500 किलोमीटर मुंबई में रहते हैं और साथ में कहा जाता है कि वो हम पर मेंटल टॉर्चर का आरोप लगा रहे हैं, हमारे ऊपर देखा जाए तो क्या डाउरी की डिमांड कर रहे हैं, तो जो आप को बताते हैं कि गलत होते हैं, और जब वर्किंग की बात होती है कि अगर वो साथ में रही नहीं तो इस तरह के केस को फाइल कर देती हैं, जो जस्टिफाई आप लोगों को करने होते हैं। दर्शकों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी को हमसे साझा कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं। आने वाले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे। सर, कई बार ये देखा जाता है कि बहुत से मामले ऐसे होते हैं, झूठे होते हैं, जिनमें कोई मतलब जान नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? एक्चुअली में हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें हम बीच में कुछ कर नहीं सकते। हम लोग जो है, मान लीजिए कोर्ट ने हमारे खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया या हमको गलत सम्मन कर दिया, तो हम उसके अंदर अपील में जाएंगे, रिवीजन में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाते हैं, ज़्यादातर हाई कोर्ट में रिवीजन में जाते हैं। ऐसे एक मैटर था विजय वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, उसके अंदर इसी तरीके से फॉल्स केस बना के डोमेस्टिक वायलेंस के पूरी फैमिली को इम्प्लीट कर दिया। तो हाई कोर्ट ने उस केस में यही कहा कि भाई डोमेस्टिक रिलेशनशिप को डिफाइन करा कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है। जो लोग एक छत के नीचे रहते हैं और एक किचन को यूज़ कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोग एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं और हमारी लेकिन जो है 3 भाई हैं, तीनों की किचन अलग अलग है, तो ऐसे केस में भी जो है मतलब कोर्ट जो है इसको डोमेस्टिक रिलेशनशिप में काउंट नहीं करता कि सेम किचन और सेम रूफ को शेयर करना डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इस तरह की भी चीज़ें उसमें डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं। दर्शकों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और आपकी परेशानी को हम साझा करेंगे आने वाले सेगमेंट में, इसलिए अपनी परेशानी को आप ज़रूर हमको बताइए। और सेक्शन 498A के बारे में लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और इसमें सब प्रावधान के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो प्रावधान क्या है? इसके अंदर अगर मान लीजिए आपके ऊपर प्रूव हो जाता है कि आपने 498A सेक्शन के तहत क्रूएल्टी करी है अपनी वाइफ के साथ, तो आपको 3 साल तक की सज़ा और फाइन दोनों भी हो सकते हैं। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि आपको खाली फाइन करके छोड़ दे, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि खाली आपको सज़ा जेल भेज दे 3 साल तक के लिए या उससे कम टाइम के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए आपको इसके ऐसे मामलों में जेल भेज सकते हैं। अच्छा, सरकार ने प्रोसीजर भी बनाया कि मतलब 498A का केस ये नहीं कि आप जाएंगे एकदम थाने में दर्ज हो जाएगा। उसमें प्रोविजन है कि जैसे स्टेट्स हैं तो वहाँ पे महिला थाने का प्रावधान है। दिल्ली के अंदर CAW सेल, क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल बना रखे हैं। महिला कोई जाएगी जिसके साथ ज्यादती हो रही है, वहाँ पे वो केस करेगी, कंप्लेंट देगी, वहाँ पे फिर उसको बुलाएगी CAW सेल या महिला थाना, उसके हस्बैंड को, उसके रिश्तेदारों को, ससुराल वालों को बुलाएंगे और वो जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सही बोल रहा है। कई मामलों में तो ऐसा होता है कि CAW सेल भी जो है FIR दर्ज करने से इनकार कर देता है कि जब वो देखता है कि भाई वो महिला जो है वो पूरी तरीके से गलत है और झूठे आरोप लगा रही है। तो ऐसे केसेस में कई बार DCP भी जो है FIR दर्ज करने की परमिशन नहीं देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि पहले इन्वेस्टिगेशन जरूरी है पुलिस की कुछ हद तक, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं, महिला कहती है कि जी मेरे पिताजी ने शादी में 50 लाख रुपए खर्च करे, जब उससे कहा जाता है कि इसका हिसाब ले आओ तो वो 2 लाख रुपए का भी हिसाब नहीं लेके आ पाती। तो पता चलता है कि 50 लाख तो खाली कह दिया था कि किसी ने कहा था 50 लाख लिखवा मांगोगे तो 40 लाख मिलेगा, 25 लाख मिलेगा। तो बहुत सारे लोग मिसगाइड भी करते हैं। तो मेरा ये सलाह है कि कभी भी कोई भी कंप्लेंट देने से पहले, कुछ भी करने से पहले किसी लीगल एक्सपर्ट्स के पास जरूर जाए, ताकि आपकी जो कंप्लेंट है वो ऐसा ना हो कि मतलब जाके मजाक बन जाए उस कंप्लेंट का। कंप्लेंट ऐसी हो कि जिसमें सचमुच जो है अपराधी उसको सजा मिले। और मेरा ये आग्रह है महिलाओं से, इसका मिसयूज ना करें। अगर मिसयूज करेंगे तो आपके लिए ही नुकसानदेह है इस तरह की झूठी कंप्लेंट है।
बिल्कुल, झूठी कंप्लेंट महिलाओं पर भी उल्टे केस फाइल हो सकता है कि आपने कानून का दुरुपयोग कैसे किया, और बहुत सी महिलाओं पे हो भी गया है। अभी हाल फिलहाल में हुआ है, पिछले महीने एक महिला के ऊपर जो है झूठी मतलब एफआईआर दर्ज कराने का मुकदमा दर्ज हुआ। अगर पति चाहे झूठे बरी होने के बाद महिला के ऊपर डिफेमेशन का मुकदमा डाल सकता है, क्रिमिनल डिफेमेशन और सिविल डिफेमेशन, वो दोनों फाइल कर सकता है अपनी वाइफ के खिलाफ और जो उसके खिलाफ झूठी गवाही दे के गए हैं उन सब के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्रावधान नहीं है, प्रावधान है, लेकिन लोग जो है कोर्ट के झंझट से बचना चाहते हैं, इसलिए वो इनका प्रोविजंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जिस दिन वो लोग अपने प्रोविजंस का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है झूठी कंप्लेंट कोर्ट में आनी भी बंद हो जाएंगी। अगर पुलिस के द्वारा काउंसलिंग करने पर या महिला आयोग के द्वारा काउंसलिंग करने पर अगर अलग अलग तरह के आपने शब्दों को बोला है, गलत स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसमें महिला फंस सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये इसमें टेक्निकल टर्म्स है। जब हम लोग ट्रायल चलाते हैं तो पुलिस 161 सीआरपीसी में महिला के या जो भी आरोप कंप्लेनेंट होता है और उसके जो विटनेस होते हैं उनके बयान दर्ज करती है। जब हम कोर्ट के अंदर गवाही होती है, जब कोर्ट में गवाही हो रही है मजिस्ट्रेट के सामने, उस समय क्या है कि अगर आप उन अपने बयानों को बदलते हैं तो कोर्ट इसी ग्राउंड पे खाली जो है उसको डिस्चार्ज कर सकती है, जो आरोपी है, कि वहाँ आप कुछ बोल रही थी, यहाँ कुछ बोल रही हैं, कि जो आपके एलिगेशन है उनमें इम्प्रूवमेंट है। टेक्निकल वर्ड यूज होता है इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि अपने उसमें। तो जब ऑर्डर होता है तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, लोग समझा देता है ये भी बोलो ये भी बोलो, जबकि 161 के जो स्टेटमेंट है उसमें उसने कोई आरोप लगाया ही नहीं है और बाद में लगाने शुरू कर दिए। तो इम्प्रूवमेंट के आधार पर ही जो है जो आरोपी है दोष मुक्त कोर्ट के अंदर अक्सर हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब अब महिला गलत स्टेटमेंट के बदौलत अपने आप को खुद ही फंस जाती है स्टेटमेंट में। हाँ, और जज समझ जाते हैं, लॉयर समझ, सारा दिन इसी तरह के केसेस को डील कर रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इस केसेस को डील करने के लिए महिला कोर्ट, फैमिली कोर्ट बनाई हुई है जी। तो पूरा दिन सिर्फ इसी टाइप के केस वो डील कर रहे हैं। तो जब इस तरह के केस सारा दिन डील करते हैं तो वो समझ में आता है कि महिला कहाँ झूठ बोल रही है, कहाँ सच बोल रही है। तो बस इससे बस यही मैसेज मिलता है कि सर कभी भी कोई कंप्लेंट को फाइल करने आप जाते हैं, कोई शिकायत आप करने जाते हैं, तो ये बात दिमाग में बिल्कुल डाल लें कि पुख्ता सबूत होना बेहद ज़रूरी है। झूठे आरोप बिल्कुल नहीं चलते हैं, और जब काउंसलिंग होती है तो महिला अकेली ही बुलाई जाती है और लोग एक्सपर्ट साथ में नहीं होते हैं। और जिसमें अगर शब्दों का भी फेरबदल देख लिया जाए तो इसके अगेंस्ट, महिला के अगेंस्ट कार्रवाई हो जाती है। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको अपने शब्द बनाने नहीं पड़ेंगे, गढ़ने नहीं पड़ेंगे, चाहे 161 का बयान हो, चाहे मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो, चाहे कहीं पे भी आपको बोलना हो, कि जो फैक्ट होगा, जब आप फैक्ट बोलेंगे तो उसके लिए आपको किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। जो सच है, जब आप सच को अपने रिवील करेंगे तो उसके हिसाब से कोर्ट अपने आप फैसला लेगा। लेकिन जब आप झूठ बोलेंगे तो एक झूठ, दो झूठ, तीन झूठ, जब 3 बार अलग अलग जगह बोलेंगे तो तीनों झूठ अलग अलग शब्दों का अलग अलग आप इस्तेमाल करेंगे। और सच जो है, सच एक ही होता है, सच कभी दो नहीं होते हैं। बिल्कुल, तो इस बात से यही आप सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई कंप्लेंट झूठी ना करें। जैसा आपने कहा कि बहुत से केस झूठे निकल कर आ रहे हैं और जजेस इसको पकड़ भी लेते हैं। बिल्कुल पकड़ लेते हैं। हाँ, तो महिलाएं या कोई भी कंप्लेंट कराने जाती हैं तो प्लीज़ आप अपने कंप्लेंट को पुख्ता लेकर जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि महिलाओं के साथ अपराध नहीं होता है, लेकिन अपने साक्ष्य बिल्कुल ठीक लेकर जाएं, जिससे कंप्लेंट कराने में आपको आसानी हो। और झूठे आरोप से बिल्कुल बचें, क्योंकि झूठे आरोप महिला के लिए ही भारी पड़ सकते हैं। अब जैसे महिलाएं हैं, कोई महिला, उसका पति उसके साथ मार पिटाई करता है तो 100 नंबर में कंप्लेंट तो वो कर ही सकती है ना। पुलिस को कॉल कर दी, एक उसका प्रूफ बन गया कि इसने आज उसके साथ मारा। अगर ज़्यादा मार पिटाई है, पुलिस उसका मेडिकल भी कराती है, तो मेडिकल कंप्लेंट आपके प्रूफ बन रहे हैं। कल को इन कंप्लेंट्स को, इन मेडिकल को कोई भी कोर्ट जो है वो दरकिनार नहीं कर सकती। जब आप कोर्ट के अंदर आएंगे 498A की अपनी कंप्लेंट लेके, तो आप उनको दिखा सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल से बड़ा हथियार कोई नहीं है और मोबाइल से बड़ा टूल कोई नहीं है। कई बार आप मोबाइल को, आजकल लोग रिकॉर्डिंग में भी काम आता है कि कैसे आपके साथ गाली गलौज हो रही है, कौन कौन बदतमीजी कर रहा है। बहुत सारे लोग तो मोबाइल को लेके भी जो है कोर्ट में पेश कर सकते हो। आपने जो प्रूफ है, आप उनकी रिकॉर्डिंग करके भी कोर्ट के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल, अब वही बात है कि मतलब आपने आप मतलब अपने प्रूफ रखिए अपने पास। जैसे आपने कहा कि अगर आपके साथ पहले कभी हुआ है तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की, आपके पास प्रूफ है। मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी आपके प्रूफ होते हैं। बाई चांस अगर आपको कभी कोई चोट पहुंचाई गई हो, उसके लेकर भी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स भी आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। वो एविडेंस देंगे ना, जो जिन्होंने मेडिकल करा होता है, कोर्ट उनको बकायदा गवाही के लिए बुलाती है कोर्ट के अंदर कि आपने मेडिकल करा था, ये जो लिखा है, आपने लिखा है, क्या लिखा है,
कोर्ट उनसे तफसील से जो है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। जी सर, आपने कहा 3 साल की सजा का प्रावधान है जिसमें कुछ पेनल्टी भी लगती है, फाइन भी लगता है। जमानत की अगर हम बात करना चाहें तो जमानत किस प्रकार से मिलती है? हाँ, अब इसके अंदर जब सबसे पहले जमानत होती है, दो चीज़ें, एफआईआर दर्ज के बाद हम जो है बेल के लिए मूव करते हैं। उसके अंदर क्या है कि जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है। सेक्शन 41 सीआरपीसी में जब हम वहाँ जाते हैं तो पुलिस चाहे तो विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल कर सकती है, लेकिन हमको कई बार लगता है कि पुलिस हमको परेशान कर सकती है, तो हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए मतलब हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से डायरेक्शन लेके कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे और हम जो है उसके अंदर एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। अगर किसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो हम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव करके उसके अंदर बेल ले सकते हैं। बिल्कुल, एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं। जी, इसमें एंटीसिपेटरी बेल आसानी से मिल जाती है आमतौर पे। जी सर, कई बार ये देखा जाता है कि हस्बैंड को पता होता है कि उसकी वाइफ उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करा सकती है और पास के भी किसी भी पुलिस थाने में जाके वो पहले से एक एप्लीकेशन लगाते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। उस एप्लीकेशन का लगाना कितना कारगर है? एक्चुअली में क्या है, एप्लीकेशन जो लगाई है उसके फैक्ट्स में कितना दम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। तो वो कई बार ये बेल में हमको थोड़ा सा सहायता देती है। जब हमारी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगती है या बेल की, तो हम उसके अंदर कंडक्ट दिखा सकते हैं कि जो कंप्लेनेंट है उसका कंडक्ट कैसा है। जो हम कंप्लेंट है उसके हम 1 साल से 2 साल से हम लोग हम उल्टा वो हमें ही परेशान कर रही है और हम उसकी टाइम टू टाइम पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं, क्योंकि महिला के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रावधान इंडियन पीनल कोड में इस तरह के मैटर्स में नहीं है, तो इसलिए पुलिस उस पर एक्शन नहीं कर रही है। तो उसके अंदर आपको उसका जो है बेनिफिट जो है कोर्ट में जरूर मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। आपने बताया 498A के बारे में, सेक्शन 498A आखिर है क्या और किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अगर कोई झूठा इस्तेमाल करता है तो उन पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है, हमारे देश में सिनेरियो क्या है प्रेजेंट टाइम में, इसका आपने जिक्र किया, और कैसे ज़मानत मिलती है, कैसे सज़ा मिलती है, ये सब कुछ आपने बताया। और आपने रिक्वेस्ट भी की महिलाओं से कि कृपया करके जब भी कोई कंप्लेंट फाइल करें तो आप झूठे आरोप ना लगाएं। झूठे आरोप आप अगर लेके जाती हैं तो आप पकड़ ली जाती हैं। तो ऐसे आप बहुत से केस दे चुके हैं, क्योंकि जब भी जज महिला से पूछताछ करते हैं तो उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो पकड़ लेते हैं कि महिला झूठ बोल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी। अगर आप चलते चलते कुछ और कहना चाहते हैं 498A को लेकर, कुछ अपने एक्सपीरियंस को लेकर, तो आप कह सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, कोशिश ये करें। आदमियों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी बीवी को परेशान ना करें। महिलाओं से भी यही रिक्वेस्ट है कि आदमी को परेशान ना करें, क्योंकि जब मुकदमेबाजी होती है, जिंदगी ना तो केवल अकेले आदमी की खराब होती है, जिंदगी जो है महिला की और पुरुष की, और जिन केसेस में बच्चे हो चुके हैं बच्चों की खराब होती है, दोनों के पेरेंट्स की खराब होती है। क्योंकि जो इस तरह के केसेस है उसका बहुत बुरा असर लड़की के माँ बाप पे, लड़के के माँ बाप पे भी पड़ता है। उनकी मेंटेलिटी जो है काफ़ी बदल जाती है उसको लेके। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मिसयूज़ ना करें कानून का। अगर आपके साथ सचमुच कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो उसकी कंप्लेंट जरूर करें। मैं ये भी नहीं कहूँगा अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसकी कंप्लेंट ना करें, लेकिन मिसयूज़ ना करें इस कानून का, बस इतना ही जरूर कहूँगा मैं। तो देखा आपने, एडवोकेट पीयूष जैन ने आपको बताया, समझाया कि 498A सेक्शन आखिर है क्या, सेक्शन 498A में क्या क्या प्रावधान है, सर ने ये भी बताया। और ये रिक्वेस्ट की है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, आराम से जिएं, प्यार से जिएं। महिलाओं को भी बताया कि अगर अपराध है तो अपराध को सहना गलत है, लेकिन झूठी बात लेकर कभी भी आप अपनी कंप्लेंट फाइल ना कराएं। अगर आप झूठ बात लेकर अपनी जाती हैं तो आप फंस भी सकती हैं, आप पर उल्टा केस हो सकता है। इसलिए अपने साक्ष्य बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, और साथ ही साथ बताया किस प्रकार जमानत मिलती है, किस प्रकार कंप्लेंट होती है, किस प्रकार से सज़ा का प्रावधान है। दर्शकों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं। आने वाले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।